तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अपकमिंग आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस में क्या होना चाहिए आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। आज जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है, जिसको मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पर लगाया था और इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया था। तो काफी बारीकी से मैं इस चीज को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि ये आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इस एग्जामिनेशन को अगर हम दूसरे मेंस एग्जामिनेशन के साथ कंपेयर करें, जैसे कि एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, तो ये उन सारे एग्जामिनेशन से अलग है। क्योंकि उन एग्जाम्स में आपको सेक्शनल टाइमिंग गिवन होते हैं, यानी कि आपको इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड इतने टाइम दिए जाते हैं, क्वांट के लिए इतने टाइम दिए जाते हैं, रीजनिंग के लिए इतने, जनरल अवेयरनेस के लिए इतने, जिससे कि आपको और खुद से टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जब इस एग्जाम की बात की जाती है तो यहां पे हमारे पास एक कंपोजिट टाइम, ओवरऑल टाइम 2 घंटे का होता है, जहां पे पूरे 2 घंटे को अपने हिसाब से हमें डेडिकेट करना होता है सब्जेक्ट वाइज। और यहां पे थोड़ा सा चूक और आपके पूरे पेपर को सिलेक्शन से रिजेक्शन के सफर पर ले आ सकता है। तो इस प्रॉपर 2 घंटे को हमें किस तरह से मैनेज करना है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने कितने मार्क्स होते हैं और उन सब्जेक्ट्स को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना होता है। सब्जेक्ट्स के जो फर्दर टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्वांट के अंदर आपके टॉपिक्स में आएंगे अरिथमेटिक, डीआई, स्पीड मैथ वगैरह, उन टॉपिक्स को किस सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी में आपको अटेम्प्ट लेना होता है, जैसे कि हम अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ भी आपको दिखाने वाला हूं, और ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ इस साल के मतलब कट ऑफ के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो पहले से मैं वार्निंग आपको दे देता हूं। बस एक ओवरऑल आइडिया आपको होना चाहिए कि इस पेपर में कितने कुछ स्कोर किए जा सकते हैं, जिससे कि आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो आप अपना जो वीक टॉपिक है, मतलब सपोज किसी के क्वांट बहुत वीक है और आपको डर लग रहा है कि क्वांट में आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं, तो वहां पे मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि अगर आप इतने डर रहे हो तो पिछले साल का टारगेट से थोड़ा ऊपर टारगेट लेके चलो, तभी आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा। बस इसी चीज के लिए, इसी पर्पज के लिए हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे, इसका बाकी कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मॉक टेस्ट जो सर हम लगा रहे हैं उससे हम बेस्ट आउटकम कैसे ला सकते हैं, तो प्रॉपर वे में मॉक अटेम्प्ट किया जाता है और उसको कैसे एनालिसिस किया जाता है वो भी इस सेशन में एंड में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके पैटर्न से। आपके यहां पे 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, 5 सेक्शन रहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट यानी कि मैथ्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक आप ले सकते हो, और जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चंस की बात करूं तो सारे सेक्शन से आपको 40 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। पीओ और क्लर्क दोनों मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न बिल्कुल सेम है। और अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो सबसे पहले सिंपल चीजों को खत्म करते हैं। इंग्लिश हो या हिंदी या जनरल अवेयरनेस हो, वहां पे एक एक क्वेश्चन 1-1 मार्क के होते हैं, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क। बट जब कंप्यूटर नॉलेज की बात आती है तो 40 क्वेश्चन 20 मार्क, मतलब हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क का। और जब मैं क्वांट और रीजनिंग की बात करता हूं तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क, यानी कि 1.25 टाइम्स हो रहा है, तो एक एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर आपका क्रोनोलॉजी सेक्शन वाइज क्या होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप एबव एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या एवरेज स्टूडेंट हो, ये जो सीक्वेंस लिखा गया आप उस सीक्वेंस पे स्टिक करो। अगर यकीन नहीं होता तो एक आध मॉक इसी सीक्वेंस में देके देखना, और साथ ही साथ मैं जो चीज कह रहा हूं उसका एक बार ध्यान रखना। सर मेरा तो न्यूमेरिकल एबिलिटी पूरा वीक ही है, मेरा तो जनरल अवेयरनेस बहुत बढ़िया है, मेरा कंप्यूटर बहुत बढ़िया, मैं उधर से स्टार्ट करना चाहता था, आप मेरे दिमाग में कुछ अलग भर रहे हो। मैंने कहा पहले सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर नॉलेज ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़े, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता, मतलब वो किसी भी फेज में किया जा सकता है। जनरल अवेयरनेस भी सेम चीज, या तो आप अगर वो चीज जानते हो तो उसको करोगे, अगर आप नहीं जानते हो तो आप नहीं करोगे। आप अगर इन दोनों चीजों को अपना स्ट्रेंथ मानते हो और मान लो कि आपने जनरल अवेयरनेस से ही स्टार्ट कर लिया, और जनरल अवेयरनेस तो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं बने। क्योंकि आपने देखा है कि पास्ट में जनरल अवेयरनेस के कट ऑफ में आपको दिखाऊंगा 4-4.5 मार्क गए हैं। 40 मार्क से 4-4.5 मतलब कितने हाई लेवल के जनरल अवेयरनेस वो पूछ रहे हैं, कितने इन डेप्थ नॉलेज आपको मांग रहा है। तो वहां अगर आप एक बार फंस गए और आपके वहां पे मार्क्स नहीं आ पाए, वो आपका स्ट्रेंथ था, तो आप पूरा आपका मोरल डाउन हो जाएगा और बाकी के पेपर में आपका पूरा वो रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी का पेपर आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जो अनप्रेडिक्टेबल चीजें होते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस पहला अनप्रेडिक्टेबल चीज, कंप्यूटर नॉलेज दूसरा अनप्रेडिक्टेबल चीज, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के पैटर्न भी चेंज होते रहते हैं, क्वेश्चंस के टाइप्स के सम बदलते रहते हैं, वो भी चेंज हो सकता है। तो ये 3 अनप्रेडिक्टेबल चीजों को हम लास्ट में जाएंगे। लेकिन जो तो प्रेडिक्टेड चीज है, जैसे कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में डीआई आएगा, स्पीड मैथ के क्वेश्चंस आ सकते हैं,
और आपको डेटा एरिथमेटिक मिलेगा। रीजनिंग में आपको वही इनइक्वालिटी कोडेड फॉर्म में मिलेगा, सिलोजिज्म कोडेड फॉर्म में मिलेगा, डायरेक्शन टेस्ट कोडेड फॉर्म में मिलेगा, फिर आपका जो भी कोडेड वो जो आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा, रीजनिंग में पजल मिलेगा। तो ये प्रेडिक्टेड चीजें, हालांकि वो डिफिकल्ट लेवल में बन सकते हैं, बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन पेपर अनएक्सपेक्टेड तो नहीं होगा। यहां से आप कुछ ना कुछ तो डिसेंट स्कोर कर ही लोगे अगर आप प्री रिक्विजिट नॉलेज कुछ रखते हो, लेकिन यहां पे गारंटी नहीं है कि आप क्या कर पाओगे। तो जब आप इन चीजों से स्टार्ट करते हो तो ये आपके लिए एक एडवांटेज होता है। अगर आप स्टार्टिंग एंट्री करके न्यूमेरिकल एबिलिटी कर देते हो तो आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है, तो वहां पे कैलकुलेशन एरर, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कम है, जबकि बाद में अगर आप करोगे तो प्रेशर, नर्वसनेस के कारण आपके सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन एरर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, इन दोनों में से आपको मैं चॉइस देता हूं, जो आपका ज्यादा स्ट्रेंथ लगता है उन दोनों में से किसी एक के पास जाओ। मेरा स्ट्रेंथ न्यूमेरिकल एबिलिटी है तो मैं इसके पास टिक करता और फिर मैं रीजनिंग के पास जाता। और आप इन दोनों में से जो भी सीक्वेंस लगाओ, आपको देने हैं 25-25 मिनट्स, इसमें देने हैं 25 मिनट्स, इसमें देने हैं आपको 25 मिनट्स, और 25 मिनट्स में आपको मैक्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। कोई टारगेट कभी मत रखना, जब पेपर रियल वाला दे रहे होगे ना तो कोई टारगेट मत सेट करना, जितना बेस्ट हो सके वो देना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पास्ट में आरआरबी पीओ मेंस में बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन मिले हैं। लास्ट टाइम का आरआरबी क्लर्क मेंस तो आपने पेपर देखा ही होगा, मतलब कुछ नहीं था, पीओ प्री लेवल का था। तो आप अगर पहले से टारगेट कर दोगे 25 में मैं 30 में भी सेटिस्फाइड हूं, वो गलत कर देगा, आपके एफिशिएंसी को कम कर देगा। क्योंकि जब पेपर का लेवल इजी होगा तो 35 तक भी आप जा सकते हो 25 मिनट में। ये झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि आपके दिमाग में घुसा है ना कि स्पीड मैथ के क्वेश्चन नहीं आते, सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, क्वाड्रेटिक नहीं आता, मिसिंग सीरीज नहीं आता। तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि सीरीज तो आपका आ रहा है, आरआरबी क्लर्क मेंस में भी और आरआरबी पीओ मेंस में भी। नसीब अच्छा है तो क्वाड्रेटिक भी आएगा, और नसीब बहुत अच्छा है तो क्लर्क मेंस में तो आरआरबी के मिल ही जाएगा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, गारंटी है। तो इन सेक्शन से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, तो क्या इन सेक्शन से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। क्या ये सच में 1-1 मिनट का समय लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि वही घिसे पिटे पैटर्न आपको पता है जो आने वाले हैं। तो यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल कोई टारगेट सेट मत कीजिए, 25-25 मिनट्स के टाइम इसको दीजिए। और जब मैं क्वांट में अटेम्प्टिंग की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको ऑब्वियस बात है, ढूंढ के पहले एक बार पेपर का गो थ्रू करना 25 मिनट के अंदर। जो पहले 1-8 मिनट में देख लेना कि पेपर में डीआई बड़े बड़े लेंदी दे रहे हैं, कुछ नया नया चैट देखने के लिए मिला है, कुछ रेडार वेडार मिला है या नॉर्मल टेबल मिला है, वो एक बार नजर डाल देना। सबसे पहले स्पीड मैथ, क्वाड्रेटिक और सीरीज के कोई क्वेश्चन मिले उनको उठा लेना। उसके बाद सीधा चले जाना अरिथमेटिक के पास। सर ऐसा सजेशन आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो डीआई जो होगा वो क्लर्क मेंस हो या पीओ मेंस हो, हल्का ट्विस्टेड रहेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं रहेगा। हम लोग अभी फ्रेश पीओ मतलब प्रीलिम्स से गए हैं ना, तो हमें प्रीलिम्स में जैसे पूरा डायरेक्ट सेट मिलते हैं, डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो नहीं मिलेगा, वो थोड़ा कंफ्यूज करेगा, परसेंटेज रेशियो में खिलाएगा। तो आप कोशिश करना कि पहले आपके सुइटेबल फेवरेट टॉपिक से जो भी अरिथमेटिक के सवाल आपको डुएबल लगे उनको पहले कुछ कर लेना, जैसे कि आपका अरिथमेटिक का जो प्रेशर है वो भी रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद आप डीआई को जाना। ये मेरे हिसाब से, मैं तो यही करता हूं। मैंने प्रीवियस ईयर के मॉक्स अटेम्प्टिंग के भी वीडियोस देखे होंगे, तो मैं अरिथमेटिक के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं और उसके बाद डीआई। लेकिन अगर आप अरिथमेटिक में बहुत वीक हो, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, 0 लेवल है, तो भैया आप स्विच कर सकते हो, आप पहले डीआई जा सकते हो और फिर अरिथमेटिक जा सकते हो। लेकिन सीक्वेंस ये होने से आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार मॉक में ट्राई करके देख लेना। अगर मैं बात करूं ये पूरे सेक्शन कंप्लीट करने के बाद जब मैं रीजनिंग के पास आऊंगा, तो ऑब्वियस बात है रीजनिंग में आपको सारे चीजें हो सकता है कोडेड फॉर्म में मिले, कोडेड सिलोजिज्म, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये सब कोडेड फॉर्म में मिल सकता है या जो भी है, लेकिन ये मिलेंगे जरूर। आपको पहले इन्हीं मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर जाना है, मैं बार बार आपको बताता हूं, क्योंकि पजल्स और अरेंजमेंट्स में फंसने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपने गलत पजल या गलत अरेंजमेंट को पहले पिक कर दिया टॉपिक मतलब सब्जेक्ट में एंटर करते करते, तो वहीं पे आपका मोरल डाउन हो सकता है। तो इसीलिए जो दो चीजें थोड़े ट्रिकी ट्विस्टेड पूछे जा सकते हैं, डीआई हो या पजल्स और अरेंजमेंट्स हो, इनको मैं बाद में जाने के लिए आपको कह रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं। बाकी सिंपल फंडा है, 25 मिनट में जितना हो सके आप अपना बेस्ट दीजिएगा। 25 मिनट जाने के बाद मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, आपने पेपर नहीं दिया होगा बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपको कंप्यूटर आपने पढ़ा है, जितने भी आपको पता है, वो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 30 करो या 40 करो, 10 मिनट का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इतने बढ़िया से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मतलब आपको अगर एक बार नजर ऑप्शन में डाल दो ना, तो ऑप्शन से आप गेस कर सकते हो क्वेश्चन ये पूछ रहा होगा, अगर आपने सही में पढ़ा है तो इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्पीच रेट को थोड़ा फास्ट कीजिएगा, थोड़ा जल्दी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। रीडिंग हैबिट तो आपने डेवलप किया ही होगा और इससे 10 मिनट में निपटाइएगा। और इसके लिए मैं आपको, अगर आपका रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छा नहीं है तो 2 मिनट एक्स्ट्रा भी मान के चलता हूं, क्योंकि मैं ये हर बार ये स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करता हूं।
इंग्लिश सेक्शन के बाद इसके बाद आना है। सर ये बीच में कंप्यूटर आने का रीजन क्या है? इंग्लिश तो एक बार कर लेते, कंप्यूटर तो लास्ट में करते, रीजन बताओ सर। मैंने कहा ये 50 मिनट का पेपर देने के बाद आपका दिमाग थोड़ा ना थोड़ा तो मतलब ब्लैंक होता आ रहा होगा, क्योंकि 50 मिनट बहुत ज्यादा टाइम होता है और आप मैथ्स और रीजनिंग जैसे चीजों में फंसे हुए हो। अब चाहिए ब्रेन को थोड़ा रिलैक्सेशन, मतलब दिमाग का कोई यूज नहीं, जो आप जानते हो घिसे पिटे चीजें, कंप्यूटर नॉलेज उसके पास 10-12 मिनट थोड़ा प्रेशर रिलीज कर दिया, थोड़ा टेंशन गया। अब आ जाओ अपने इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के ऊपर, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उस टॉपिक में आपको मिनिमम 20 मिनट तो गुजारने ही पड़ेंगे। और मैं आपको कहूंगा अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो मेरे तरह, मैं जैसे कि मेरा इंग्लिश स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं इंग्लिश को 20 मिनट ही दूंगा, उसमें चाहे 15 बने 20 बने। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि पेपर का लेवल आरआरबी का इतना भी हाई नहीं रहेगा कि 20 मिनट में आपका कट ऑफ क्लियर ना हो, अगर आप अच्छे एवरेज स्टूडेंट भी हो तो। जितना डिसेंट स्कोर है मेरे हिसाब से तो 15 to 20 इज वेरी मच मतलब अचीवेबल एंड वेरी मच डिसेंट स्कोर ऑल्सो। तो 20 मिनट्स में थोड़ा स्पीड का भी मेंटेन कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत डल हो जाइएगा, आराम से कैजुअली पढ़ रहे हो, नहीं, थोड़ा स्पीड मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि समय चला जाता है इंग्लिश में, आपको पता नहीं चलता, पैराग्राफ पढ़ते रहते हो लेकिन 5-6 मिनट चला गया होगा, तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं तो आरसी वगैरह करता नहीं हूं, मैं सीधा अटैक करता हूं एक मार्क के, जो एरर डिटेक्शन हो, क्लोज टेस्ट हो, इनके ऊपर आप भी कोशिश कीजिएगा उन्हीं के ऊपर। तो 20 मिनट में यहां से आपको टारगेट रखना है 15-20 क्वेश्चन यहां से निपटा देंगे, तो कम से कम जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है हमेशा दिमाग में कि इंग्लिश की वजह से पेपर रुक तो नहीं जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपको जाना है जनरल अवेयरनेस। अगर आपने जनरल अवेयरनेस सही में ठीक से पढ़ा है तो वहां पे आपको मिनिमम 15 मिनट का समय लग जाएगा ऑन एन एवरेज इस पूरे सेक्शन को जाने के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, मतलब 3 लाइन 4 लाइन के होते हैं। हालांकि वो पूछेगा जो उसका आंसर दिल्ली होगा, लेकिन वो पूछेगा ऐसा, वो इंडिया का कैपिटल ऐसे टाइप का कुछ नहीं पूछेगा, वो पूरा इंडिया के बारे में आपको पहले 3 लाइन बोलेगा, फिर बोलेगा वो जो जगह है उसका कैपिटल क्या है, वैसा टाइप का। तो वहां पे पढ़ने के लिए समय लगता है। और यहाँ पे 15 मिनट में अगर आपका नहीं हो रहा, अगर आपका स्पीच रेट कम है, तो यहाँ पे भी 3 मिनट आपको और यहाँ पे भी 2 मिनट आपको मैंने एक्स्ट्रा दिया है, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि सर अगर आप सच में स्ट्रैटेजी दे रहे हो तो ये बताओ कि पहले मैं जियो और उसके लास्ट में कंप्यूटर क्यों ना करूं। क्योंकि अगर मैं करूं, यहां पे मेरा प्रेशर रिलीज 50 मिनट का जो ओवरलोड हुआ है उस बर्डन को रिलीज करना है ना। अब ये जनरल अवेयरनेस फिर मुझे 4-4 लाइन पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, तो दिमाग पे तो प्रेशर रिलीज हुआ नहीं। कंप्यूटर के एक लाइन 1.5 लाइन के क्वेश्चन होंगे जो कि थोड़ा आपको रिलैक्स फील करवाएगा। और लास्ट में ये सेक्शन जब जाएंगे तो ये कंप्लीट अनएक्सपेक्टेड सेक्शन के पास जाने से आपको एक और अच्छा लगेगा, आया तो आया, नहीं तो नहीं, डिमोरलाइज होने का और चांस नहीं, क्योंकि आपने अपना बेस्ट पेपर दे चुका है, आपका पेपर कंप्लीटेड है, आपने जो बेस्ट देना था आपने दे दिया है। लेकिन यही चीज अगर आप स्टार्टिंग में करते, अगर क्वेश्चंस नहीं बनते तो शायद इसका इंपैक्ट पेपर में देखने के लिए मिलता। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। सर यहां पे अगर मैं ऐड करूं तो ये 50, इसको अगर मैं 12, इसको अगर मैं 18 भी लूं तो 12, 18, 30 यानी कि 90, और इसको अगर मैं लगभग 15 और 20 मिनट भी लूं तो ये सर 110 मिनट के आसपास हुआ है। मतलब ये सर एक्स्ट्रा काउंट करके भी, अगर सर एक्स्ट्रा काउंट नहीं करता तो सर 105 मिनट होता। तो सर ये जो भी 10 या 15 मिनट है उसका क्या करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उम्मीद करता हूं ले लिए होंगे। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये जो 10 से 15 मिनट है ये आप घर से ही सोच के गए हो, आपके स्ट्रैटेजी है, ये प्लानिंग है कि 10 से 15 मिनट में लास्ट में रहूंगा। तो जब भी आप कोई सेक्शन को मतलब लीव करोगे, मतलब अक्सर क्या होता है ना, हम सेक्शन लीव नहीं कर पाते, क्यों, अरे ये अच्छा लग रहा है, ये कर दूंगा, या मेरे बहुत कम क्वेश्चन है, कुछ थॉट वजह से आप सेक्शन लीव नहीं कर पाते, नेक्स्ट सेक्शन को जंप नहीं कर पाते। और आरआरबी के टाइप के एग्जाम्स में ये 10 से 15 मिनट आपको हर सेक्शन से लीव करने के लिए बड़े खूबसूरत तरीके से एक मौका देगा। क्यों? आप उस टाइम पे दिमाग को कहना जो लास्ट के 10-15 मिनट है मैं क्वांट पे चलाऊंगा। रीजनिंग लीव करते हुए आप अपने माइंड को ये दे देना कि वो जो लास्ट 10-15 मिनट है मैं रीजनिंग को आ जाऊंगा। इनको भैया दोबारा तो आने का चांस नहीं है, इन दोनों के पास तो दोबारा आने का चांस नहीं है। ये तो भैया सिर्फ टैलेंटेड बच्चे जो सही में इंग्लिश पढ़े हैं वो ही आएंगे, नहीं तो वो एक ही बार में मैं जो उनको 20 मिनट बोल रहा हूं वो 25 मिनट में आराम से करके चले गए होंगे। क्योंकि मैंने जो 20 मिनट कहा उस 20 मिनट में कभी भी इंग्लिश के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकते। बेटा सुनो समझो, आपको मैं एक एवरेज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा स्ट्रैटेजी है, मैं इंग्लिश में एवरेज हूं तो मैंने 20 मिनट आपको कहा। आप अगर अच्छे टैलेंटेड हो इंग्लिश में तो आप इसमें 30 मिनट लेके अगर 40 मार्क ले पा रहे हो तो सो फार सो गुड। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर जो टैलेंटेड होगा वो मेरा 20 का स्ट्रैटेजी कभी नहीं फॉलो करेगा, वो अपने 30 मिनट में 30 क्वेश्चन बना देगा। लेकिन मैं एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि अगर आपका इंग्लिश वीक है मेरी तरह तो इसमें 20 मिनट का समय ही देना है। तो आप जो भी जाओगे इन तीनों सेक्शन में आप कभी रिटर्न नहीं आओगे। आना है तो 10-15 मिनट इन दोनों टॉपिक्स पे आना है। और इन दोनों में आपको मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आपको बीच बीच में थोड़े लेंदी सवाल मिलेंगे, मतलब जो आपको भी पता है बन तो जाएंगे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, उसको कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मत करना।
उसको हमेशा क्या करना, उसको हमेशा मार्क फॉर रिव्यू करके रखना, उसको हमेशा मार्क फॉर रिव्यू करके रखना। और मार्क फॉर रिव्यू में सिर्फ वही क्वेश्चन रखना जो आप गारंटी जानते हो जो आप कर पाओगे लेकिन अभी नहीं करना चाहते, गारंटेड कर पाओगे लेकिन अभी नहीं करना चाहते। वहां पे और कंफ्यूज मत करना कि जो अच्छा लगे उसको मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो, फिर उसमें से चुनने के लिए ढूंढ रहे हो। नहीं, स्ट्रैटेजी बनाओ कि जो मैं बाद में कर पाऊंगा उसी को ही मार्क फॉर रिव्यू में रखूंगा, ताकि मैं डायरेक्ट अपने 10-15 मिनट का यूटिलाइजेशन इसी में करूंगा। स्ट्रैटेजिकल चीजें लो यार, जो चीजें आपको अवेलेबल दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो है उनको यूज करो, ये लाइफलाइन की तरह काम करेगा आपका। लेकिन आप अभी तक मार्क फॉर रिव्यू के बारे में आइडिया नहीं लगा पाई, ये चीज होता क्या है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में जब आपने स्टार्टिंग एंट्री किया होगा, मतलब जब पूरा पेपर स्टार्ट हुआ होगा, तो पहले 10 मिनट में आपको पता चलेगा सच में कि रीजनिंग इजी है या न्यूमेरिकल एबिलिटी? नहीं, पहले 50 मिनट 25-25 देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से इजियर सेक्शन कौन सा है, ताकि अगर मैं इजियर सेक्शन के पास जाऊं तो मेरे और एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ आ सकते हैं। यूजुअली तो रीजनिंग इजियर साइड में रहता है, क्योंकि आपने कट ऑफ से भी देख लिया होगा। तो आप उस इजी सेक्शन के पास इस लास्ट के 10-15 मिनट के पास आ सकते हो जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब एक्स्ट्रा मार्क्स सिर्फ यही सब्जेक्ट दे सकता है और कोई नहीं। क्वांट तो अभी बहुत टफ है। और लास्ट चीज, अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में बहुत कम अटेम्प्ट है एज कंपेयर टू द अदर, मतलब कहां रीजनिंग छोड़ चुका है आपका 25, क्वांट है आपका 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो अभी आप ये 10-15 मिनट क्वांट पे दोगे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर भी आप आ सकते हो। मतलब जब आप ये एक्स्ट्रा 10-15 मिनट्स अपने हाथ में लेके चलोगे ना, ये एक्स्ट्रा 10-15 मिनट्स आपके लिए हमेशा एक बोनस की तरह काम करेगा, एक पॉजिटिव वाइब देगा आप लोगों को कि मेरे पास समय है। ऐसा नहीं कि आप सारा समय खत्म करते जा रहे हो और प्रेशर अपने ऊपर बढ़ाते जा रहे हो, कुछ बफर टाइम आपको रखना होगा अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए। यही होना चाहिए आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी का डाउट है कि सर कंप्यूटर में आपने सीक्वेंस नहीं कहा, भैया जो सीक्वेंस में आएगा वही करना है, जनरल अवेयरनेस में भी वही करना है। इंग्लिश का मैं एवरेज स्टूडेंट हूं तो मैं इसके लिए कोई टिप देना नहीं चाहता। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप डिसेंट स्कोर करना चाहते हो तो थोड़ा आरसी वगैरह से, पैराग्राफ से दूर रहना, जितने हो सके सिंगल क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वर्ड स्वैप, फिर आपके मैच द कॉलम या फिर पैराजम्बलिंग, सेंटेंस अरेंजमेंट, इन्हीं के ऊपर ही आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ज्यादा डिसेंट बच्चे यही स्कोर कर सकते हैं, तो आप इन्हीं के ऊपर फोकस करना, अपना फोकस इससे हटा देना। मैं तो हटा देता हूं, जिससे कि आपको जो 20 मिनट्स पूरा क्लियर विजिबल हो कि यही करना है, टारगेट आपके सामने दिखे। तो यही था पूरे पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, और ये पूरा का पूरा फंडा जो मैंने आपको बताया, अगर आपके दिमाग में एक बार में फिट नहीं हुआ और एक बार वीडियो को देखना, और कल से मॉक्स में इस चीज को अप्लाई करना। आप सभी से रिक्वेस्ट है। सर मॉक्स में दे रहा हूं, लेकिन आपने कहा था प्रीवियस ईयर कट ऑफ से मुझे कुछ आइडिया लग जाएगा, तो मैं एक बार आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी दिखा देता हूं। आरआरबी क्लर्क मेंस का जो कट ऑफ है, यहां पे आपको जनरल कैटेगरी के जो मार्क्स दिख रहे हैं, हालांकि ये पेपर 200 मार्क का है, बट यहां पे जो आपको कट ऑफ दिख रहे हैं वो कट ऑफ आपको 100 मार्क से दिख रहे हैं। मतलब आपको अगर 200 मार्क का चाहिए तो आप किसी भी स्टेट का, जैसे कि गुजरात का कट ऑफ कितना गया है, तो 63 का डबल कर दो, सीधा आपको मिल जाएगा 126 कट ऑफ गया है गुजरात का जनरल कैटेगरी। तो आप अपने स्टेट का कट ऑफ देखो और ओवरऑल उतने स्कोर आरआरबी क्लर्क मेंस में टारगेट करो कि ये आंकड़ा, ये नंबर मेरे टच करने चाहिए आसपास अपने मॉक्स में। अगला स्लाइड ये रहा, जिन स्टेट्स के आपके बच गए हैं आप उनको भी देख सकते हो आरआरबी क्लर्क मेंस का। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप बाद में आराम से देखना। आरआरबी पीओ मेंस की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी पीओ मेंस में ये जो मार्क्स है ये आउट ऑफ 200 ही है। ऐसा नहीं कि इसको आप 100 से कंसिडर करो, 100 से 82 पागल है क्या, 100 से 92 आ रहा है, पागल हो क्या। ये आपके जो स्कोर्स हैं वो 200 के से है डायरेक्ट। मतलब अगर आप 200 में से 82.81, नहीं ये तो ईडब्ल्यूएस है, अनरिजर्व्ड का ये है, वही है नॉर्मल, वही है हाल, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो अनरिजर्व्ड का 82.81 जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ यहाँ पे है 200, लेकिन वहां पे जो आपका कट ऑफ है ये वाला, ये जो है ये आपका 62.97 आउट ऑफ 100 है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पीओ में आपको अगर आप नंबर का आंकड़ा लगाया जाए तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको 90 का आंकड़ा तो छूना ही छूना है। 90 का आंकड़ा, ऐसा मत प्रेशर मत ले लेना खुद के ऊपर कि सर ने कहा 90 मतलब 90, कुछ भी हो सकता है, 60 भी जा सकता है, रिस्क मत लेना। बस जो मॉक्स जब देते हो तो अपना एक टारगेट खुला रखना कि 90 का आंकड़ा मैं टच कर रहा हूं या नहीं। और सेम चीज जब आप क्लरिकल पेपर देख रहे हो, दे रहे हो, तो सारे 60s के हाउस में देख रहे हो, वो भी 70s को टच करते वक्त, और या फिर 65, 130 प्लस यानी कि 140 के आंकड़े टच करने। मतलब मैं आपको एक टारगेट सेट करने के लिए कह रहा हूं, पुश करने के लिए कह रहा हूं। इसमें 140 और उसमें 90 का आंकड़ा पुश करने के लिए आपको कह रहा हूं। तो ये था मेरे तरफ से एक ओवरऑल आपको आइडिया देना कि आपको कितना कुछ पुश करना होता है। लेकिन जब आप मॉक्स देते हो तो मॉक्स में ये टारगेट ही रखना, रियल पेपर में पूरा बिंदास जाना, क्योंकि रियल पेपर में कुछ भी हो सकता है, कंप्लीट अनएक्सपेक्टेड होता है। बस मॉक्स तक ही इस प्रीवियस ईयर के आंकड़ों को ध्यान में रखना, उससे ज्यादा नहीं। सर प्रॉपर वे टू अटेम्प्ट और एनालाइज ए मॉक, उसको क्या करना है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि प्रॉपर वे टू अटेम्प्ट ए मॉक, पहले तो कौन सा मॉक देना है, कितने मॉक देना है, कितने बजे देना है।
मॉक आपके पास जो भी परचेज है आप उसके साथ स्टिक करो, लास्ट मोमेंट में मॉक परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा चीज, सारे मॉक्स अच्छे होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मॉक्स जो है वो मुझे कैसे अटेंड करने, मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों क्लियर हुआ है तो आप 2 दिन में एक मॉक दो, एक डेली दे पा रहे हो दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको अल्टरनेट में देना है। मतलब अगर आपने एक मॉक आरआरबी पीओ का दिया तो जो नेक्स्ट मॉक आपको देना है वो आरआरबी क्लर्क मेंस का देना है, क्योंकि ये थोड़ा लेवल अप रहेगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पे खेलना होगा और ये थोड़ा लेवल डाउन रहेगा जहां आपको स्पीड से खेलना होगा। तो कॉन्सेप्ट और स्पीड को आपको पैरेलल लेके चलाना है। और बाकी जिनका कोई एक क्लियर हुआ है उनका मोटो तो बड़ा सिंपल है, वही आपको देना है, दूसरे वाले के पास जाना ही नहीं है। और तीसरा है मॉक का टाइमिंग। जब भी मेंस एग्जामिनेशन की बात आती है तो मेंस का जो आइडियल टाइम होता है वो 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में आपका पेपर होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सुबह उठिए, मॉर्निंग में थोड़ा फ्रेश होइए, जो आपका डेली यूज काम है वो कर लीजिए और 9 बजे आपका मॉक लगाना चालू कर दीजिए और 9 से 11 तक आप बिना हिले पूरा डेडिकेटेडली, पूरा सिंसियरली बैठ के दीजिए। क्योंकि इस टाइम के साथ जब आप मॉक्स के साथ एक्वेंटेड होते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप आधा घंटा पेपर से पहले जाके बैठना होता है ना तो आप नींद आ रहा है आपको, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगा। कोई सो के उठ रहा होगा 11 बजे तो उसको नींद आ रहा होगा, तो वैसे कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए 9 से 11 टाइम को ही आप प्रेफर करो, ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। और जब मैं बात करता हूं एनालिसिस ऑफ मॉक्स का, तो मेंस का एनालिसिस प्री से डिफरेंट होता है। आपने मेरे प्री के एनालिसिस मॉक्स के वीडियोस तो देखे होंगे, वहां पे मैं कहता हूं जो करेक्ट है उनको भी करो, लेकिन यहां जो करेक्ट हो रहे हैं उनको और करके आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हार्डली यहां पे जो सेकंड्स बचाओगे उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। प्री में ऐसा नहीं है कि 20 मिनट में जो 35 क्वेश्चन करने होते हैं, यहां पे वैसा नहीं करना होता, यहां पे ज्यादा टाइम आपके पास है थोड़ा। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप करेक्ट क्वेश्चंस को दोबारा और मत जाइए, सीधा देखिए कि जो आपका रॉन्ग हो रहा है वो कहां पे रॉन्ग हो रहा है, सिली मिस्टेक्स कितने हो रहे हैं, उन रॉन्ग गलतियों को सुधारिए, उन सिली मिस्टेक्स को कम कीजिए। क्योंकि जितना आप गलतियों को सुधारोगे उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा और एक्यूरेसी के साथ आपके जो नेगेटिव मार्क्स होने चाहिए वो पॉजिटिव में तब्दील होकर आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अक्सर हम लोग स्पीड के पीछे भाग भाग के ये प्रॉब्लम कर देते हैं, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन स्पीड आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस देता है, नुकसान देता है। एक्यूरेसी एक ऐसा चीज है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज देता है दूसरे के ऊपर। तो अपना पूरा ध्यान स्पीड से हटा के एक्यूरेसी पे रखिए। हालांकि नॉर्मल स्पीड आपको करना होगा, ऐसा नहीं कि पूरा स्लो हो गए हो, नॉर्मल स्पीड में करो, ऐसे हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल करो, मेंस पेपर आराम से होगा। और लास्ट चीज, जो क्वेश्चंस आप स्किप कर रहे हो भैया, मेंस में आपके अगर स्किप हो रहे हैं और अगर उनमें से कोई ऐसा टॉपिक निकल के आ रहा है जो आपने नहीं पढ़ा, तो भैया मेंस से पहले आप टॉपिक कवर करो। मेंस में कुछ भी हो सकता है, आपको डीआई देखने के लिए मिल सकते हैं अरिथमेटिक के, तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि टॉपिक्स कभी मत स्किप करना। जो जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि मॉक्स में मैंने कवर अप नहीं किया उनको कवर अप करो और फिर बढ़ो अगले मॉक पे, सारे के सारे चीजें। और हाँ, जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है उन सारे सवालों को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देख के लास्ट में टैली भी करना है, ताकि आप जो है नए नए चीजें इन मॉक से सीखते रहें और उसको अगले मॉक्स में इंप्लीमेंट करके मार्क्स को बूस्टअप कर पाए। ये नहीं कि आपने जो करेक्ट कर दिया, जो गलत किए हैं उन्हीं को देख के, बहुत बच्चे होते हैं ना सिर्फ जहां पे गलत होता है उनको देख लेते हैं, वो ये छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैं बढ़िया हूं। बढ़िया नहीं हो तुम अगर सही में बढ़िया होते तो कैलकुलेशन मिस्टेक तुम्हारा कभी नहीं होता। इस पेपर में आप एक भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो गलतियों को सुधारो और जो क्वेश्चन छोड़ रहे हो उनको सॉल्व करके ही नेक्स्ट मॉक पे जाओ, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलता है। तो यही था आपका प्रॉपर मॉक को एनालिसिस करने का तरीका। उम्मीद करता हूं मैंने आपके सारे क्वेश्चन, सारे क्वेरीज का आंसर दे रखा है। अगर अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी चीज छूटा होगा तो बिंदास मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट का आंसर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो आज आपका 16 तारीख है, आज आपका लास्ट डेट है अनलॉक 20 का, जिससे आपको फ्लैट 20% का ऑफ मिलेगा अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। बस याद रखना, कोर्स परचेज करते वक्त ये कोड लगा देना CD लाइव, जिससे आपको अपना 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। और आज आना, टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस जो भी चल रहे हैं अनअकैडमी में सबको एक्सेस करना, और खासकर इस बैच को तो बिल्कुल भी ना मिस करना, जो कि है प्रीमियर बैच फॉर IBPS क्लर्क प्री एंड मेंस 2022, जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। और ये सितंबर 8 से एक फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, जहां पे कंप्लीट क्वांट में आपका करवा रहा हूं। इस बैच को एनरोल करने के लिए मेरे प्रोफाइल पे आप लोग एंट्री कर लीजिएगा और वहां पे इसको एनरोल कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ये तो गया दोपहर 12 बजे क्लास, जहां पे हम बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उम्मीद करता हूं आपका प्री क्लियर हो, आप मेंस के लिए पढ़ना चाहते हो तो सक्सेस कोर्स जो है वो 7 PM पे आपका लाइव चलता है अनअकैडमी प्लस पे। वहां पे मैं आपको मेंस लेवल के अरिथमेटिक, DI सब कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूं हाई लेवल का। तो ये सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी ले लो एंड लेट्स क्रैक इट। तो थैंक यू सो मच, और जाते जाते सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।